हेलो बच्चों, तो लास्ट लेक्चर तक मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक 2 पॉइंट्स को जॉइन करने वाला जो लाइन होता है, उस लाइन को एक थर्ड पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर सकता है। तो वो जो भी रेशियो में डिवाइड करता है, उस रेशियो के बाद उस थर्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। अब आज देखते हैं कि सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है। सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्राइंगल मतलब कि कोई भी ट्राइंगल है, उसके सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है। तो पहले तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि सेंट्रॉयड होता क्या है। तो कोई भी एक ट्राइंगल है, सपोज ये एक ट्राइंगल है ABC। ए का कोऑर्डिनेट पता है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट पता है x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट पता है x3 y3। तो सेंट्रॉयड क्या होता है, जहाँ पे मीडियंस मिलते हैं। मीडियन क्या होता है कि कोई सामने वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला लाइन, मतलब ये मीडियन हो गया। तो ये दोनों पार्ट इक्वल है, मतलब समझ लो AD मीडियन हो गया क्योंकि BD इक्वल्स टू DC हो रहा है, BE मीडियन हो गया क्योंकि AE इक्वल्स टू EC हो रहा है, और AB भी मीडियन हो गया क्योंकि AF इक्वल्स टू BF हो रहा है। तो ये तीनों एक ही पॉइंट में मिलते हैं, उस पॉइंट को ही सेंट्रॉयड कहा जाता है, जिससे हम लोग G से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंट्रॉयड को हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, G से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सेंट्रॉयड के बारे में आप जान लो। और सेंट्रॉयड होता क्या है, जहाँ पे मीडियंस मिलते हैं, ठीक है। अब सेंट्रॉयड की एक और ख़ास प्रॉपर्टी होती है कि सेंट्रॉयड हमेशा किसी भी मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। मीन्स मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि AG डिवाइडेड बाय GD विल बी इक्वल्स टू BG बाय GE इक्वल्स टू CG बाय GF। ये तीनों रेशियोज इक्वल होंगे। G जो होगा तीनों मीडियंस को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, और वो भी कितना, 2:1। वो भी कितना, 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। ये मैंने प्रॉपर्टीज़ आपको मीडियन का बता दिया, मैंने आपको सेंट्रॉयड का बता दिया, जो बहुत काम की चीज़ है, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कि G का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखो, इन ट्राइंगल ABC D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला पता है हम लोगों को, क्या होता है। अगर B का कोऑर्डिनेट C का कोऑर्डिनेट पता है तो x2 + x3/2, मैंने बताया था आपको, सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करके ये आता है y2 + y3/2। ये D का कोऑर्डिनेट हो गया। आप चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो x2 + x3/2 और y2 + y3/2, और बाकी भी आ जाएगा। अगर इसका चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, देखो x1 + x3/2, y1 + y3/2, और f का क्या हो जाएगा, f का हो जाएगा x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। ये हो गया। अब D का कोऑर्डिनेट पता है। तो अब देखो ध्यान से, तो AG इज टू GD कितना है, 2:1। AG इज टू GD कितना है, 2:1। तो अगर AG इज टू GD पता है, तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग A का कोऑर्डिनेट भी पता है, D का कोऑर्डिनेट भी पता है, तो क्या G का कोऑर्डिनेट बता पाएंगे, बिल्कुल बता पाएंगे। देखो कैसे, तो ध्यान से देखो, तो ऐसे यहाँ पे लिखता हूँ, चलो AG इज टू GD इक्वल्स 2:1। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो ध्यान से देखो, तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ये पूरा D का एक्स कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट ऑफ G लिखता हूँ मैं, ऑफ G क्या हो जाएगा 2 इंटू x2 + x3/2 प्लस 1 इंटू x1/2 + 1। याद होगा आपको, है ना। सेक्शन फॉर्मूला ये होता है ना, m इंटू पहले पॉइंट का m इंटू दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट प्लस n इंटू पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय m + n, कॉमा y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2 इंटू y2 + y3/2 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाय 2 + 1। ये हो गया उसका कोऑर्डिनेट। अब इसको ध्यान से देखो, तो 2 खत्म हुआ, क्या ऊपर क्या है, x1 + x2 + x3/2 + 1 क्या होता है 3, और ये 2 भी ख़त्म हुआ, क्या बचा y1 + y2 + y3
डिवाइडेड बाय 2 + 1 क्या होता है 3। ये हो जाता है कोऑर्डिनेट ऑफ जी, ठीक है, जी का कोऑर्डिनेट हो जाता है मतलब। और ये अब आपको याद भी रखना है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है तो उसके सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। ठीक है, तो अभी आपने 2-3 यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखा कि क्यों 2:1 रेशियो होता है और किसका मीन सेंट्रोइड किसी भी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है और सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट भी हम लोगों ने फाइंड किया। ओके, तो ये हो गया सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला, जो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आगे हम लोग करेंगे। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रखो, ठीक है, ये आप याद रखो। आगे बढ़ते हैं। आगे है अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखते हैं क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स पता है तो उस ट्रायंगल का एरिया हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करके कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। एक ट्रायंगल है, पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक ट्रायंगल है, सपोज ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है, ऐसा कुछ ट्रायंगल है। फिर क्या होगा, अगर ये पॉइंट मैं बोलूँ कि ए बी सी है, दिस इज ए बी और सी। ए का कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ x3 y3। तो बी से एक परपेंडिकुलर डाला है, ए से एक परपेंडिकुलर डाला है और सी से भी एक परपेंडिकुलर डाला है। अब ध्यान से देखो, तो ये पॉइंट को मैं वैसे नाम दे देता हूँ LMN दे देता हूँ, चलो। तो अब LM का लेंथ क्या हो जाएगा, क्या वो x1 - x2 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि जो ओरिजिन था O से M का डिस्टेंस क्या है x1, O से L का डिस्टेंस क्या है x2, तो LM क्या हो गया x1 - x2। वैसे MN क्या हो गया x3 - x1, और अगर LN चाहिए तो LN कितना हो जाएगा x3 - x2। ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हो गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पे मैं सीधे लिखता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि ये सारे जो ट्रेपेजियम है, मीन्स ये वाला ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है, रेड कलर का ट्रेपेजियम। अगर रेड कलर के ट्रेपेजियम में हम लोग ग्रीन कलर का ट्रेपेजियम का एरिया ऐड कर दें, रेड में ग्रीन ऐड कर दें, और उसमें से अगर येलो कलर के ट्रेपेजियम का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, ये भी तो ट्रेपेजियम है, तो रेड प्लस ग्रीन माइनस येलो में करूं तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABC आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। तो चलो वही काम करते हैं, मैं लिखता हूँ ABC इज, नाम लिखता हूँ एरिया ऑफ ABLM प्लस एरिया ऑफ AMNC माइनस एरिया ऑफ BCNL। तो देखो, अब ABLM का एरिया, ये एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ दी पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू, अब ABLM में देखो हाइट क्या हो गया LM हो गया, और पैरेलल साइड्स क्या हो गया BL और AM। और AMNC की बात करते हैं, AMNC में क्या हो जाएगा, हाफ इंटू हाइट MN और साइड्स का सम क्या हो गया CN प्लस AM, CN प्लस AM माइनस एरिया ऑफ BCNL। अब BCNL का एरिया, अब उसमें भी पैरेलल साइड्स, पहले तो हाइट लिख लेते, क्या हो जाएगा LN, हाफ इंटू LN इंटू BL प्लस CN, ये हो गया। अब इनका वैल्यूज रख देते हैं, तो हाफ इंटू, और एक और चीज़, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कोऑर्डिनेट्स तो सारे नेगेटिव भी हो सकते हैं, कई कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होते हैं, कई बार
ये सब कैलकुलेशन करने के बाद नेगेटिव आ जाएगा, है कि नहीं। और हम लोगों ने ऐसा सबको तो लेंथ में ले लिया है ना, सब कुछ लेंथ ले लिया है कि x1 x1 माइनस x2 लेंथ मान लिया। ऐसा भी तो हो सकता है कि x2 x1 से बड़ा हो कोऑर्डिनेट में, बिल्कुल हो सकता है। तो क्या हो जाता है कि लेंथ के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, पॉजिटिव ही लेते हैं, और एरिया भी क्या आता है, पॉजिटिव ही आता है। तो यहाँ पे x1 माइनस x2 को हम लोगों ने पॉजिटिव ले लिया है, तो वो नेगेटिव भी आ सकता है, उसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे हम लोग, एक मॉड लगा देंगे। मॉड लगाने से क्या होगा कि उसका वैल्यू अगर नेगेटिव भी आ जाएगा तो एरिया क्या है, पॉजिटिव ही है ना। तो उसका एरिया कैसे लिख देंगे, मॉड लगा लो, उसका मतलब जो भी आएगा कैलकुलेशन के बाद अगर नेगेटिव भी आएगा तो उसका पॉजिटिव कर देंगे हम लोग। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हाफ इंटू एल एम कितना है, x1 माइनस x2। बी एल कितना है, बी एल का लेंथ। अब देखो बी एल का लेंथ कितना हो जाएगा, ये तो y कोऑर्डिनेट हो गया ना बी पॉइंट का, वो कितना है y2। ए एम क्या है, ए पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, वो क्या है y1। तीनों से हाफ मैंने कॉमन लेके बाहर लिख दिया, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे यहाँ नहीं होगा, ये बाहर लगा देता हूँ, और यहाँ पे हाफ बाहर निकाल लिया। अब एम एन का लेंथ कितना है, x3 माइनस x1। सी एन का लेंथ कितना है, x3 माइनस x2। एक मिनट, सी एन का लेंथ तो ये हो गया ना, सी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y3 है, वो क्या है y3 है, प्लस ए एम क्या हो गया, ए पॉइंट का y कोऑर्डिनेट दैट इज y1 माइनस, वैसे ही एल एन का लेंथ कितना है, x3 माइनस x2। और बी एल प्लस सी एन कितना हो गया, y2 प्लस सी एन कितना हो गया, y3। ये हो गया। अब जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई बिल्कुल नहीं कर रहा, आप खुद से करना, और सब लोग प्लीज़ करना, जिससे कि आप और अच्छा समझ पाओगे। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ ऐसा आ जाएगा, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब ये किसी भी ट्रायंगल का एरिया हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर ए बी सी का कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 है, तो इस प्रकार हम लोग उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। आसान सा है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग, जिससे और ज़्यादा सीख पाएँ, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलैटरल का एरिया क्या होता है, ठीक है। अब क्वाड्रिलैटरल का एरिया, आप खुद समझदार हो कि क्वाड्रिलैटरल के एरिया के लिए क्या करेंगे, अगर कोई भी क्वाड्रिलैटरल आप ले लो तो उसमें दो ट्रायंगल बनता है। अगर ये एक क्वाड्रिलैटरल है सपोज, तो अगर चारों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता है x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो एक डायगोनल को ऐड कर दो, ज्वाइन कर दो, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बनता हुआ आपको दिख रहा होगा। अब वो दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या ये क्वाड्रिलैटरल का एरिया आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। वो क्वाड्रिलैटरल का एरिया क्या होगा, दोनों ट्रायंगल के एरिया का सम। ओके, तो यहाँ आप लिख सकते हो, अगर इसको मैं ए बी सी डी बोलूँ, है ना, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी, ज़रूरी नहीं है कि वो कुछ पैरेललोग्राम या कुछ भी हो, कोई भी क्वाड्रिलैटरल का निकाला जा सकता है, कोई भी ट्रायंगल का निकाला जा सकता है। वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, है ना। और ए बी सी कैसे निकालेंगे, ऊपर के एरिया के फॉर्मूला से, और ए डी सी भी कैसे निकालेंगे, ऊपर वाले एरिया के फॉर्मूला से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर होता है, तो इससे पहले जब डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, तो कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में। तो एक 3 पॉइंट कोलिनियर है, तो वो कैसे होगा, अगर ये 3 पॉइंट ए बी सी की बात हो रही है, तो ए बी सी कोलिनियर होगा अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी आ जाएगा। अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी आ जाएगा, मतलब वो क्या है, कोलिनियर है। डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर तीनों का पता होता था। अब एरिया से भी कर सकते हैं कि अगर ए बी सी 3 पॉइंट कोलिनियर है, तो क्या मैं ये बोल दूँ कि अगर ए बी सी ट्रायंगल होता तो उस ट्रायंगल का एरिया कितना होता, 0 होता। तो उस ट्रायंगल का एरिया क्या होता, 0 होता, है कि नहीं।
तो मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे ये चीज़, यही लाइन यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि कोलिनियर, कोई भी 3 पॉइंट्स की कोलिनियर होने का जो कंडीशन होता है, एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि उसका वो तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया क्या कर दिया जाए, 0 कर दिया जाए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 3 पॉइंट्स A, B and C are collinear if area of triangle ABC is equals to 0। अगर ABC ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाए मीन्स वो क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, तो ये अच्छे खासे कॉन्सेप्ट पढ़े हम लोगों ने। अब इस पे बेस्ड 1-2 एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर ये चैप्टर को ख़त्म करेंगे। चैप्टर वैसे हो चुका है कॉन्सेप्ट वाइज, तो अब वैसे एग्जाम्पल कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर -2, 1, 5, 4 and 2, -3 respectively. Find the area of triangle। अब तीनों पता है तो मैं ऐसे लिखूंगा कि क्या क्या बातें थी, x1 y1, x2 y2, x3 y3। अगर 3 पॉइंट में अज्यूम करता है a इज़ -2, 1, b इज़ 5, 4 एंड c इज़ 2, -3, उस केस की बात कर रहे हैं। तो x1 कितना हो गया, -2, y1 क्या हो गया 1, x2 क्या हो गया 5, y2 क्या हो गया 4, x3 क्या हो गया 2, y3 क्या हो गया -3। ठीक है, ये तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ओके, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 का वैल्यू मिल गया। अब अगर एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला क्या था, मैं वापस से लिख देता हूँ, हाफ इंटू मॉड, मॉड लगाना बहुत ज़रूरी है, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब रख दो, हाफ इंटू x1 का वैल्यू क्या -2, y2 इज़ 4, y3 इज़ -3 प्लस x2 कितना है 5, y3 क्या है -3 माइनस y1 क्या है 1, x3 क्या है 2, y1 क्या है 1 माइनस y2 क्या है 4। इसको सिंप्लीफाई करना है अपने को, कैसे कर लेंगे, ये इक्वल्स टू 2 नहीं है, इक्वल्स टू हाफ -2 इंटू 7 -14 माइनस क्यों, क्योंकि -4 आ जाएगा तो प्लस माइनस माइनस बना देगा, 5 इंटू 4 20 और यहाँ भी माइनस हो जाएगा 6, तो हाफ इंटू मॉड में देखो नेगेटिव आ गया ना, लेकिन एरिया तो नेगेटिव इसलिए पॉजिटिव कर देते, कितना आ गया 40 और -40 का मॉड क्या आएगा 40 इक्वल्स टू 20 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब इसका एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ। चलो एक और दूसरे एग्जांपल से मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ कि एरिया निकालने का एक शॉर्टकट मेथड भी होता है। ठीक है, एरिया निकालने का एक शॉर्टकट मेथड भी होता है इसके अलावा, लेकिन वो आप अपने स्कूल के एग्ज़ाम में यूज़ मत कर लेना, बट कैलकुलेशन के लिए वो अच्छा हो जाता है। मैं बताता हूँ कैसे। यहीं पे लिखता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू हाफ इंटू, क्या करो x1 y1, ऐसे x1 क्या था, एक मिनट ऐसे लिख देता हूँ, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 y1 रिपीट करके, मतलब कि पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट, तीसरा कोऑर्डिनेट, मतलब x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट ऐसे लिख दो। ठीक है, और फिर क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, x1 y2 को, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस फिर ब्रैकेट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। अब ये जो एरिया मैंने लिखा था वो यहाँ लिखता हूँ, और वो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब यही वाला लेते हैं, -1 हाफ इंटू
या कोई भी ब्रैकेट लगा दो, -2 1, लेकिन पॉजिटिव ही लेना है। 5 4, तीसरा क्या था 2 -3, पहले को वापस से लिख दो, इक्वल्स टू हाफ इंटू -2 इंटू 4 -5 इंटू प्लस होता है ना, प्लस के बाद नेगेटिव -15 आ जाएगा, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्लस फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1, फिर माइनस ब्रैकेट में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस इंटू -2 6 लिख दूँ, प्लस 2 इंटू 4 किया, कितना आ गया 8, प्लस 5 इंटू 1 कर दिया 5। मॉड लिखना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि क्या पता नेगेटिव आ जाए, है कि नहीं। तो मॉड आप भी आदत डालो मॉड लिखने का। क्योंकि कितना आ जाएगा -23 +2 -19 हाफ, ये कितना आ जाएगा माइनस, ये भी 21 -19 कितना होता है 40 होता है। 40 का मॉड क्या ले लो, 40 ले लेता हूँ, इक्वल -40 होगा मॉड, तो उसका पॉजिटिव होगा 20। क्या ये भी सेम आया? आपको ये ज़्यादा आसान लगा होगा, आसान है बिल्कुल, ठीक है। तो ये मेथड से आप इजीली, अगर कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है तो ये मेथड से आप आराम से उसका एरिया निकाल सकते हो। ओके, आसान सा है, आप इस चीज़ को समझिए और याद रखिए, ऐसा नहीं कि भूल जाएं कभी भी। ऐसे फॉर्मूलाज को अपने को याद रखना पड़ेगा तो ही होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, द एरिया ऑफ ट्रायंगल is 5, 2 of its vertices are 2, 1 and 3, -2. The third vertex lies on y equals to x plus 3. Find the थर्ड वर्टेक्स। अब क्या क्वेश्चन है कि वर्टेक्स का स्पेलिंग मैंने गलत कर दिया, वर्टेक्स। तो क्या हो प्रॉब्लम, क्वेश्चन क्या है, एक ट्रायंगल है जिसका एरिया 5 है और उसके दो वर्टाइसेस का कोऑर्डिनेट पता है 2, 1 और 3, -2। तो तीसरा वर्टेक्स किसी एक पर्टिकुलर लाइन पे लाई करता है ना। लाइन अब क्या होगा, लाइन मतलब लीनियर इक्वेशन, y = x + 3 क्या हो गया, एक लाइन हो गया, क्योंकि वो लीनियर इक्वेशन है। तो फिर अपने को वो तीसरा कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले आप ट्राई किया करो कितना भी आप बिना डायग्राम की क्वेश्चन कर पाओ, फिर भी डायग्राम बना लेने से बहुत आसान हो जाता है चीज़। तो मैं क्या करता हूँ, a को ही बोलता हूँ, जैसे a अपने को पता नहीं है, उसको x1 y1 ले लेता हूँ। दूसरा कोऑर्डिनेट 2, 1 है, तीसरा कोऑर्डिनेट 3, -2 है, और ये जो पहला जो अपने को पता नहीं है वो किसी लाइन पे लाई कर रहे हैं। वो लाइन कौन सा है, y = x + 3, है ना। और ट्रायंगल का एरिया पता है, तो ट्रायंगल का एरिया एक बार निकालते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एरिया = हाफ इंटू x1 y1। मैं आप शॉर्टकट से करूँ या लॉन्ग वाले मेथड से करूँ, लॉन्ग वाले से करता हूँ। चलो, x1 इंटू y2 - y3, 1 -2 प्लस हो जाएगा, प्लस x2 इंटू x2 तो ये हो गया ना, तो y2 - x2 इंटू y3 - y1, y3 - y1, प्लस x3 इंटू y1 - y2, हाफ 3x1 -4 - 2y1 प्लस 3y1 - 3, हाफ 3x1 प्लस y1 - 7। और ये कितना पता है, ये पता है 5, ठीक है, ये 5 पता है। तो यहाँ से आप अगर मॉड हटाते हो ना, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो आपको मैं यहाँ बताने वाला हूँ। वो बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है वो सुनो, कि यहाँ पे हम लोग कोई भी मॉड की बात हो ना, अगर मॉड x = पता है, ऐसे लिखा है मॉड x = 5, तो बताओ x का क्या क्या वैल्यू हो सकता है। x का वैल्यू +5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है। आप ही सोचो,
क्योंकि x की जगह पे अगर 5 रखोगे तो भी 5 का मॉड 5 ही आएगा, x की जगह -5 रखोगे तो भी -5 का मॉड 5 ही आएगा। तो पहले तो मैं ऐसा लिख लेता हूँ कि मॉडुलस ऑफ 3x1 + y1 - 7 = 5 × 2 कितना 10 हो जाएगा। लेकिन अब जो मॉड के अंदर जो 3x1 + y1 - 7 है वो अगर 10 आए तो भी उसका मॉड कितना हो जाएगा 10 ही हो जाएगा। और अगर 3x1 + y1 - 7 = -10 आए तो भी वही होगा, तो भी क्या हो जाएगा, तो भी उसका वैल्यू -10 का मॉड फिर से क्या आएगा 10 ही आएगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब बार बार देखो मैंने क्या समझाया है तो आपको और आसानी से वो चीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक रिलेशन मिला, समझो ये फर्स्ट रिलेशन। आप बोलोगे सर फर्स्ट सेकंड को सॉल्व कर सकते क्या, नहीं, वो तो अलग अलग वैल्यू है ना, ये दोनों सेम ही। अब इसको कभी सॉल्व कर ही नहीं पाओगे आप लोग, सॉल्व करके देखना। अब अगर x1 y1 में एक और रिलेशन मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। एक और रिलेशन मिलेगा कि x1 y1 लाइन पॉइंट जो है वो एक लाइन पे लाया करता है। वो कौन सा लाइन है, ये वाला। तो कोई पॉइंट अगर किसी लाइन पे लाया करता है तो वो पॉइंट को उस लाइन में रख सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। तो चाहो तो मैं चलो यहीं पे रख देता हूँ। अगर इसको इसमें रखोगे तो क्या हो जाएगा, y1 = x1 + 3 है ना, इसको रख लेता हूँ। तो दिस इज इक्वेशन 1 और इसको भी 1 ही बोल दिया, इसको अब क्या बोल देता हूँ 2 बोल देता हूँ और इसको 3 बोल देता हूँ। तो 1 और 2 से फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन 1 and 2, तो 1 को इसमें रख दो, y1 x1 + 3 आया है, 3x1 y1 x1 + 3 आया। So 4x1 - 4 = 10, 4x1 = 14, so x1 is 7/2, x1 7/2 आ गया। तो यहीं से y1 कितना आ जाएगा, y1 x1 + 3 था ना, तो y1 क्या आ जाएगा x1 + 3 दैट इज 7/2 + 3 13/2, मतलब कि एक पॉइंट मिला 7/2, 13/2। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। अब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही आंसर होगा, दूसरा आंसर कैसे आएगा, दूसरा आंसर आएगा थर्ड इक्वेशन से फ्रॉम 1 and 3। तो 3x1 y1 वापस से क्या है x1 + 3 - 7 = -10, सो 3x1 4x1 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा ये 4 = -10, सो 4x -4 इधर क्या -6 हो जाएगा, x इज -3/2। वो x नहीं था x1 था तो x1 इतना आ गया। y1 क्या था x1 + 3, x1 क्या है -3/2 + 3 क्या आ गया 3/2। दूसरा पॉइंट क्या मिला -3/2, 3/2। तो थर्ड वर्टेक्स की दो पॉसिबिलिटी है, क्या क्या 7/2, 13/2 जो आया है पहला वाला, और दूसरा -3/2, 3/2। ठीक है, तो ये था एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का तरीका और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। आपको मैंने एक शॉर्ट मेथड भी बताया, वो भी आप सीख सकते हो बार बार देख के, अगर आपको एक बार में कन्फ्यूजन होता है तो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। चलिए एक दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ। पहला क्वेश्चन 4 पॉइंट्स A 6,3, B -3,5, C 4, -2, D x, 3x are given in such a way that area of triangle DBC divided by area of triangle ABC is equals to 1/2. Find x। ठीक है, ये पहला सवाल है। एक और होमवर्क दे देता हूँ। शो दैट दी पॉइंट्स, ये थोड़ा आसान है, ट्राई कीजिए। A 2, -2, B 14, 10, C 11, 13 and D -1, 1 are the vertices of a rectangle। ठीक है, ये दो होमवर्क है, आप इसको कीजिए और नहीं होता है तो फिर आप ग्रुप में लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, कि ऐसा नहीं कि होमवर्क का ये क्वेश्चन नहीं हुआ सर, पूरा क्वेश्चन आप कहीं पे पेज पे लिख के आप फ़ोटो भेज सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, आप इसी तरह पढ़ते रहिए।
अब आज का वो सवाल जो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। बहुत आसान सा सवाल है आज का। आज का सवाल है कि अगर एक, ध्यान से सुनना, एक क्यूब है। क्यूब आपको पता होता है क्या होता है। एक कोई सा क्यूब है, उस क्यूब को आप समझो क्यूब का लेंथ है 16 सेंटीमीटर या 16 यूनिट है। 16 यूनिट नहीं है, 4 यूनिट ही है, 16 नहीं है, 4 है। अब उसको क्या करते हैं हम लोग, उस एक बड़े से क्यूब को ऐसे काटते हैं। इस प्रकार काटते हैं कि लेंथ वाइज भी 4 बराबर भागों में बांट दिया, ऐसे, ऐसे और ऐसे। आप समझ गए होंगे कि ऐसे भी काट दिया उसको और ब्रेड्थ से भी काट दिया, ऐसे 4 बराबर भागों में। ठीक है, ध्यान से समझना। और ऐसे हाइट वाइज भी काट दिया। मीन्स बेसिकली देखा जाए तो हम लोगों ने उसे 64 बराबर बराबर लेंथ के छोटे छोटे क्यूब्स में काट दिया। ठीक है, 64 बराबर बराबर लेंथ के क्यूब्स में काट दिया, जिसका यूनिट कितना हो, जिसका लेंथ कितना हो गया, 1 यूनिट हो गया, क्योंकि ये बड़े वाले का लेंथ क्या था, 4 यूनिट। और काटने से पहले उसके टोटल जो 6 सतह थे, किसी भी क्यूब में कितना फेस होता है, 6 फेस होता है, उन 6 फेस को हम लोग कलर कर दिए थे। अब कैसा कैसा कलर था, एक ही कलर से कर दिया था, रेड कलर के कलर से हम लोगों ने कर दिया था, उन सबको कलर कर दिया था पूरे चारों तरफ। 6 के 6 फेस को बाहर से कलर पेंट कर दिया हम लोगों ने। अब काटने के बाद क्वेश्चन है कि कितने ऐसे क्यूब होंगे, कितने ऐसे क्यूब होंगे, पहला पार्ट, कितने ऐसे क्यूब होंगे जिसका एक भी फेस कलर्ड नहीं होगा। दूसरा, 2 फेस कलर्ड होगा। यही 2 सवाल है, आप अच्छे से सोचिए और बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक क्यूब है जिसका लेंथ 4 यूनिट है और साइड लेंथ 4 यूनिट है। अब उसको 64 छोटे छोटे क्यूब में, आप समझ रहे हैं ना, मैंने कैसे काटा वो भी देख लिया आपने कि इस प्रकार से उसको काट दिया कि 64 इक्वल क्यूब्स में बट गए। अब काटने से पहले उसको कलर किया था, पूरे चारों तरफ से कलर कर दिया था, मतलब 6 फेसेस हैं, 6 के 6 को कलर कर दिया था। अब काटने के बाद कितने ऐसे क्यूब्स होंगे जिसका एक भी फेस कलर्ड नहीं होगा, और कितने ऐसे क्यूब्स होंगे जिसका 2 फेस, एग्जैक्टली 2 फेस कलर्ड होगा। ठीक है, तो अच्छे से सोचिए इस क्वेश्चन को और इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।